वेलकम 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 इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप कि अब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब आपके पेपर में बहुत कम समय बचा है। ये क्विक सेशन मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सेशन में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ आरटीपी के बारे में, जो कि मई 2026 के एग्ज़ाम के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करी है। आगे चलने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं कर दूं ताकि आप अपने जूनियर्स को इन्फॉर्म कर सकें। पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी वेबसाइट पे, जिसका नाम आप ऊपर देख पा रहे हैं cnitanguru.com, सेल लाइव हो गई है। तो अगर किसी भी बच्चे ने एडमिशन लेना हो तो वो हमारे वेबसाइट पे जाके अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट। किसी प्रोमो कोड की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा लाइव कॉस्टिंग और एफएम का रेगुलर बैच, कॉस्टिंग एंड एफएम दोनों का रेगुलर बैच दोनों का स्टार्ट होने वाला है। और ये दोनों क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 10th ऑफ जुलाई से। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने लाइव पढ़ना हो तो डेफिनेटली जुलाई में हमारे साथ क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। बैच को डिस्काउंटेड प्राइजेस पे अभी वेबसाइट पे अवेल किया जा सकता है। आइए हम अब बात करते हैं उन बच्चों के साथ जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं जल्दी ही और जो आरटीपी पढ़ना चाहते हैं। कौन सी आरटीपी? ये वो आरटीपी है जो मई 2026 के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ करी थी। ठीक है जी। मैं इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। कुछ बहुत ही आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो छोड़ देंगे। बट मेजर क्वेश्चन या वो क्वेश्चन जिनमें आप फँस सकते हैं, वो सारे के सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से, यानी केस बेस्ड के सिनेरियो क्वेश्चन से। आइए, वो हमें कहता है कि एबीसी एंटरप्राइजेज एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग फर्म है, स्पेशलाइज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेल ऑफ द डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद अ कमिटमेंट टू डिलीवर। ये सब फालतू की बातें कर रहा है। सीधा कहता है जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना। हम पढ़ लेते हैं पहले रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे वो कहता है नेट कैश सेल्स कितनी है फेबररी की, मार्च के लिए कलेक्शन कितनी है डेटर्स की, क्रेडिट परचेजेस कितनी है फेबररी की, क्रेडिटर्स कितने हैं मार्च के, क्लोजिंग कैश कितना है मार्च का। तो इफ़ेक्टिवली हमें पता लग गया कि उसने सारे पार्ट्स फ़रवरी और मार्च के पूछे हैं। यानी हमें इस क्वेश्चन में मेजरली फ़रवरी और मार्च को सॉल्व करना है, या उससे आगे पीछे के महीने अगर वो ज़रूरी हो तो। आइए पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देखकर पता लग गया हमें कि ये कैश बजट का क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखिए, द कंपनी इज़ एंगेज्ड इन बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, व्हाइल द क्रेडिट सेल बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ कैश सेल। तो ठीक है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट समझ आ गया कि जो क्रेडिट सेल है, वो कैश सेल से डबल है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। कैश सेल्स आर एलिजिबल फॉर 3% डिस्काउंट, और क्योंकि कैश में पैसा दे रहा है कोई, हमें जल्दी पैसा दे रहा है, तो हम उसे 3% डिस्काउंट भी दे देते हैं। ठीक है। तो यानी अगर हम ये बात कहें कि भाई देखो, अगर कैश सेल एक्स है तो क्रेडिट सेल उससे डबल है, यानी 2x हो गई। इसका मतलब टोटल सेल्स 3x हो गई। करेक्ट? ठीक बात है। यानी अगर टोटल सेल 3x है तो उसमें से कैश सेल x है और क्रेडिट सेल 2x है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। और कैश सेल पे 3% डिस्काउंट है, ये बात भी हमें पता है। 60% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन द सेम मंथ। अब आप बोलोगे सर जब सेम मंथ में मिल जाती है तो क्रेडिट सेल काहे बात की? देखो, क्रेडिट का मतलब ये नहीं होता कि वो अगले महीने ही कलेक्ट हो। क्रेडिट सेल का मतलब होता है जिस दिन सेल करी उस दिन पैसे नहीं लिए। मान लो 10 दिन का क्रेडिट है, या 1 दिन का भी क्रेडिट है, तो आज सामान ले गए, अगले दिन पैसे दे रहे हो, तो भी तो क्रेडिट हो गया ना। तो क्रेडिट का मतलब ये ज़रूरी थोड़ा ना कि अगले महीने ही पैसा मिलेगा। तो वो कहता है 60% क्रेडिट सेल सेम मंथ में मिल जाती है। जैसे अगर जनवरी में बेचा तो जनवरी में ही 60% कलेक्शन हो जाएगी, और बाकी की 40% अगले महीने में होगी। फॉलोइंग मंथ मतलब अगला महीना। ऑल द रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड बी फुली रिकवर्ड, कोई बैड डेट नहीं है। तो चलो, हमें ये सेल्स भी पता लग गई। यानी हमें ये बात पता लग गई कि हमारी एक्स जो है, एग्जाम्पल लो वो कैश सेल है, और उस पर 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा। और जो 2x जो हमारी क्रेडिट सेल है, उसमें भी दो हिस्से हैं। कौन कौन से दो हिस्से हैं? उसमें से 60% सेम मंथ में कलेक्ट हो जाता है, और 40% नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल द रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली रिकवर्ड। वो कहता है सभी रिकवर होंगे, कोई बैड डेट नहीं होगी। द कंपनी एम्प्लॉयज अ स्ट्रक्चर्ड प्राइसिंग पॉलिसी इंश्योरिंग दैट द सेल प्राइस इंक्लूड 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन द सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस के अंदर ही 20% प्रॉफिट है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो सेल प्राइस है 100, उसी के अंदर प्रॉफिट है, और प्रॉफिट 20% ऑफ एसपी है। एसपी मतलब 100 रुपये। तो इसका मतलब जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ है। इसका मतलब हमारी कॉस्ट 80 रुपीज़ है, क्योंकि 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस है। ऑन, ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऑन कॉस्ट प्राइस या ऑन सेल प्राइस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑन कॉस्ट प्राइस है। ठीक है।
फिर वो कहता है गुड्स आर परचेज्ड 1 मंथ बिफोर द मंथ इन विच दीज आर टू बी सोल्ड, यानी जब भी बेचने हैं उससे 1 महीना पहले। तो जो फ़रवरी की सेल होगी वो खरीदी होगी जनवरी में, ठीक है? और वो भी 80% दाम पे, ऑब्वियसली खरीदते कॉस्ट पे ही है ना, क्योंकि अगर मानो मैंने ₹100 की सेल करी मार्च में, तो उसको मैंने खरीदा होगा फ़रवरी में ₹80 पे, कॉस्ट पे। द कंपनी प्रोक्योर गुड्स थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट, हम खरीदते भी कैश और क्रेडिट दोनों पे हैं, परचेजेस भी। कैश परचेजेस 40% है टोटल परचेजेस की, यानी जो भी टोटल परचेज होती है उसमें से 40% कैश परचेजेस होती हैं, बाकी की 60% क्रेडिट परचेजेस होती हैं, ठीक है? तो हमें ये बात भी पता चल गई कि जो टोटल परचेज है उसमें से 40% कैश है, 60% क्रेडिट है, एंड हाफ ऑफ द क्रेडिट परचेज आर पेड विद इन द सेम मंथ। इसमें से भी आधी सेम मंथ में पे हो जाती हैं, और बची हुई आधी कब होती होगी, सोच के बताओ? बची हुई आधी सब्सीक्वेंट मंथ में, सब्सीक्वेंट मंथ मतलब अगले महीने में। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ आ गई। द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अमाउंटिंग टू 50,000 इज ड्यू फॉर पेमेंट। ये तो मार्च में जानी है, ये तो पेमेंट है हमारी आउटस्टैंड, मतलब हमने पे करना है, ठीक है? ओपनिंग कैश फरवरी का दे रहा है, तो यानी हमें फरवरी और मार्च दोनों का हम कैश बजट बना सकते हैं, ठीक है? अब देखो हमें क्या बोलता है, हर महीने की सेल्स दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमसे पूछा जा रहा है खाली फेब मार्च, लेकिन इससे आगे और पीछे वाले क्यों दे रहा है? क्योंकि उनके बारे में कोई ना कोई एंट्री कर रहे होंगे ना। जैसे जनवरी की परचेजेस की कुछ पेमेंट्स हम फरवरी में कर रहे होंगे, इसीलिए हमें 1 महीना आगे पीछे चलना पड़ता है। ऑन द अबव केस सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग एमसीक्यूज हमने सॉल्व करने हैं। वो कहता है जी नेट कैश सेल्स बताओ फरवरी की। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं, अब आराम से समझो। हमने क्या किया, पहले सभी मंथ की जो गिवन सेल थी वो लिख दी। हमें पता है इस सेल में से 1/3 सेल कैश पे है और 2/3 क्रेडिट पे है। ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी, इधर ही पता लग गई थी कि 1/3 मतलब 3x में से 1x यानी 1/3 कैश सेल है, तो 1/3 कर दो, यानी इन सभी को 1/3 कर दो, ये हमारी कैश सेल्स आ गई। लेकिन जो कैश सेल है उसमें 3% डिस्काउंट देना पड़ता है, तो हम इसमें 3% इन सब का डिस्काउंट दे देंगे। तो हमें नेट कैश सेल्स कितनी मिलेगी आफ्टर डिस्काउंट? आफ्टर डिस्काउंट ये हमारी कैश कलेक्शन होगी, कैश सेल्स में से, क्रेडिट से कलेक्शन में नहीं, कैश सेल की ये कलेक्शन है। क्योंकि पहले पार्ट में उसने यही पूछा है नेट कैश सेल कितनी है आफ्टर डिस्काउंट फरवरी के लिए। तो फरवरी के लिए आफ्टर कैश 242,500 है, मतलब जो कैश डिस्काउंट के बाद 242,500 की सेल है। तो हमारा ये ए पार्ट हमारा आंसर है। अगले पार्ट पे चलते हैं। वो कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के लिए डेटर कलेक्शन कितनी है? अब देखो मार्च में हमारी टोटल सेल थी इतनी, तो इसमें से 2/3 जो है वो क्रेडिट सेल है और 1/3 कैश सेल है। तो देखो हमें बात करनी है खाली क्रेडिट सेल्स की, डेटर्स की बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने कलेक्शन सोची। देखिए हमारी जितनी भी 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द सेम मंथ एंड 40% ऑफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ। ये बात हमें पहले से ही पता थी कि जो भी क्रेडिट सेल होगी उसमें से 60% सेम महीने में कलेक्ट हो जाएगी, 40% अगले महीने में कलेक्ट होगी। तो जो हमारी मार्च की क्रेडिट सेल है, ये रही मार्च की क्रेडिट सेल, ये सब क्या है 2/3 ऑफ टोटल सेल है, ये 2/3 ऑफ टोटल सेल है। जो भी हमारी टोटल सेल थी इन तीनों महीनों की उसका 2/3 निकाल दिया। अब उसमें से 60% तो सेम मंथ में ही कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी क्रेडिट सेल है उसका 60% सेम मंथ में कलेक्ट हो जाता है। तो यानी 60% सेम मंथ में कलेक्ट हो जाता होगा और 40% नेक्स्ट मंथ। तो इसका 40% अगले महीने, फरवरी का 40% मार्च में। तो बताओ कलेक्शन कितनी हुई मार्च में? सिर्फ मार्च की कलेक्शन बताओ। तो मार्च में ये कलेक्शन हुई और ये कलेक्शन हुई। क्यों? मार्च में अपनी खुद की क्रेडिट सेल का 60%, मतलब मार्च को अपनी खुद की क्रेडिट सेल का 60% मिला और पिछले महीने की क्रेडिट सेल का 40% मिला। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये मार्च की क्रेडिट कलेक्शन हो गई, मतलब डेटर की कलेक्शन हो गई। ये कैश सेल नहीं है, ये डेटर की कलेक्शन है। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दी कि हमें मार्च में डेटर से कलेक्शन कितनी हुई है। और आगे बढ़ते हैं। 530 थी ना, तो डी पार्ट काटो, हमारा करेक्ट हो गया।
और आगे पढ़ते हैं, चलिए। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट परचेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी? क्रेडिट परचेज कितनी होगी? हमने क्या पढ़ा था कि जब हम 100 रुपीज़ का सामान बेचते हैं तो उसे 80 रुपीज़ पे खरीदते हैं, और 80 रुपीज़ में जब खरीदते हैं तो उसमें से भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज अलग अलग थी। देखो, जितनी भी परचेजेस करते हैं उसमें से 40% कैश और 60% क्रेडिट होता है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी क्रेडिट परचेज कितनी है। क्या पूछा जा रहा है कि आपकी क्रेडिट परचेज कितनी है फेब्रुअरी के लिए। पहली बात तो फेब्रुअरी में वो परचेज करेंगे जो मार्च में बेच रहे हैं। मार्च में बेचने वाले को सामान को 80% कीमत पे हम फेब में खरीदेंगे। ठीक बात है। तो देखिए, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस पे 20% मार्जिन है, तो फिर इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो 80% ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो अब देखो, हमने ये जो परचेजेस करी हैं, ये 80% किसका है? ये 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स है। यानी जो फेब्रुअरी की सेल है उसका 80% प्राइस, जो फेब्रुअरी की सेल थी उसका 80% प्राइस हमने जनवरी में परचेज किया होगा। मार्च की सेल का 80% हमने वैल्यू पे करके पे तो नहीं करा होगा बट खरीदा होगा फेब्रुअरी में, क्योंकि पे तो टुकड़े टुकड़ों में कर रहे हैं। ऐसे ही जो अप्रैल की सेल्स है उसका 80% हमने मार्च में बाय किया होगा। ठीक है, और जब भी हम बाय करते हैं, परचेज करते हैं, उसमें से 40% उसी मंथ में पे कर देते हैं, वो तो कैश परचेज होती है। और बचा हुआ 60%, जो रिमेनिंग 60% है, वो हमारी क्रेडिट परचेज हो जाती है। ये क्रेडिट परचेज हो गई तीनों मंथ्स की। अब क्रेडिट परचेज को पे कैसे करते हैं? देखो, क्रेडिट परचेज को पे करने के लिए हमने कहा था हाफ हाफ करेंगे, आधा एक महीने में, आधा अगले महीने में। तो जो भी हमारी ये क्रेडिट परचेज आई है इसमें से आधा यानी 50% सेम मंथ में पे होगा, 50% अगले महीने पे होगा। यानी 50% सेम मंथ में पे होगा, 50% अगले मंथ पे होगा। यानी 50% सेम मंथ में पे होगा, 50% अगले मंथ पे होगा, है ना? उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? कब की क्रेडिट परचेज पूछी थी? उन्होंने बोला था क्रेडिट परचेज बताओ, पेमेंट मत बताओ, परचेज बताओ खाली, वो भी फेब्रुअरी की। तो फेब्रुअरी की क्रेडिट परचेज कितनी है? 396। 396, तो इसका आंसर होना चाहिए 396। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है? व्हाट इज़ द अमाउंट पेमेंट ऑफ टू क्रेडिटर फॉर द मंथ ऑफ मार्च? मार्च में कितनी पेमेंट दी है क्रेडिटर्स को? तो देखो, मार्च में क्रेडिटर्स को हमने जो मार्च में परचेज किया था उसका आधा दिया होगा, और जो फेब्रुअरी में परचेज किया था उसका हाफ पे किया होगा। यानी हमने क्रेडिटर्स को ये दोनों पेमेंट करी होंगी, तो इन दोनों को ऐड करके दिखा दो, तो 360, यानी 3,60,000 हमने पे करा होगा। क्या ये बातचीत भी क्लियर है आपको? यानी हमने 3,60,000 पे करा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द क्लोजिंग कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च? हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना होगा? अब इसके लिए हमें पूरा कैश बजट बनाना चाहिए फेब्रुअरी मार्च का। तो देखो, हमने फेब्रुअरी मार्च का पूरा कैश बजट बना दिया। इसमें ओपनिंग कैश भी दिखा दिया, जितनी सेल से कलेक्शन थी, जो कैश सेल की कलेक्शन थी वो भी दिखा दी, डेटर की कलेक्शन भी दिखा दी, टोटल रिसीट्स हो गई, फिर टोटल परचेजेस, कैश परचेजेस, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट है, प्लस एडवांस टैक्स देना था वो दे दिया। ये टोटल पेमेंट्स आ गई, इन दोनों को माइनस करा, ये क्लोजिंग कैश आया, ये क्लोजिंग कैश इधर ओपनिंग बन के चला गया, फिर इसका क्लोजिंग आ गया 371,250। तो इसका आ जाएगा 371,250। क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? 371,250 ये हमारा क्लोजिंग कैश आ गया मार्च के मंथ का। एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने थोड़ा पेस पे पढ़ाया ताकि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकें अगर आपने करना हो। मैं क्योंकि ये वाला जो सेशन होता है इसे मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में कराता हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करा सकूँ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज़ पढ़िए। आइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो कहता है व्हाइट कॉलर प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the solely in manufacturing of the shirts which are bought from the office goers. Currently the company has a product, हम डायरेक्टली रिटेलर को बेचते हैं, कुछ सालों में हमें नुकसान हुआ है, मैनेजमेंट बिली। तो ये पहला पैराग्राफ तो बेकार है, ठीक है।
द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द प्रॉफिट ऑफ 60 लाख इज नेसेसरी टू एंड्योर एन एडिक्वेट रिटर्न ऑन द कैपिटल। भाई जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है हमें उस पर कम से कम 60 लाख रुपीज़ मिल जानी चाहिए। वो पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं। नाउ द मार्केटिंग डायरेक्टर सबमिट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर। ध्यान दीजिएगा ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है और वो 3 प्रपोजल भी दे रहा है कि क्या हम कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, हमें फ्यूचर प्रपोजल भी दे रहा है। वो ना पिछले साल का ये लास्ट ईयर का है, ध्यान देना, ठीक है ना। अब वो कहता है लास्ट ईयर में ध्यान दीजिए हमने सेल की थी 50,000 शर्ट्स 1500 रुपीज़ के रेट पे। तो ये जो फिगर हो गई होगी ये काफ़ी बड़ी फिगर हो गई होगी, इसलिए 3 ज़ीरो को उठा के ऊपर रख दिया हमने, अमाउंट इन 1000 ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे खाली 75,000 दिखा दिया। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है। अब इस क्वेश्चन में ये सब कुछ भी है, 3 और हमारे पास प्रपोजल्स भी हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े तो पीवी रेशियो मांग रहा है, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। पीवी रेशियो वगैरह मांग रहा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का है तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग ट्रीट करनी चाहिए, है ना, क्योंकि फॉर्मूलाज में मुझे वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग चाहिए होगी। तो इधर हमने क्या किया, देखिए ज़रा ध्यान से, हमने कहा ये फैक्ट्री की कॉस्ट है, इसमें से डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक बात है। डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये बात भी ठीक है, ये भी हमने पर यूनिट भी निकाल दिया साथ ही आपके लिए, ठीक है। और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी वेरिएबल कॉस्ट है, हमें ये बात भी समझ आ गई। अब यहाँ पे तो नाम में ही फिक्स्ड लिखा है, तो ये तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई और ये भी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। तो 3 थी फिक्स्ड कॉस्ट, 3 थी फिक्स्ड कॉस्ट और बाकी की थी वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये जो सेल कमीशन है और डिलीवरी है ये दोनों सेल्स पे और पर डिलीवरी पे बेस्ड है। किस किस पे बेस्ड है? सेल पे और पर डिलीवरी पे बेस्ड है। बोलिए इतनी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? अब क्योंकि ये सेल पे और पर डिलीवरी पे बेस्ड है इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों भी वेरिएबल कॉस्ट हैं, इसलिए हम इन्हें भी वेरिएबल कॉस्ट में गिन लेंगे। ठीक है जी, ये भी वेरिएबल है और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, वो कहता है अब हमारे पास प्रपोजल क्या है, या तो हम 10% प्राइस कम कर दें और उससे डिमांड बढ़ जाएगी 40%। जो प्राइस है वो 1500 है, हम 1500 के प्राइस को कम कर सकते हैं 10%, यानी हम बेसिकली 1500 माइनस 10% कर सकते हैं अगर फर्स्ट प्रपोजल को अपनाएं तो, और उससे डिमांड 40% बढ़ जाएगी। जो पहले 50,000 शर्ट्स बिकती थी वो 50,000 प्लस 40%, यानी कि आप ये कहो 70,000 शर्ट्स बिकने लगेंगी हमारी, है ना। दूसरा प्रपोजल है कि हम 25,000 शर्ट्स ई फ्लिप, मतलब कोई फ्लिपकार्ट जैसी कोई कंपनी होगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उन्हें बेच दें, फिर वो कस्टमर को एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचेंगे, वो बताया नहीं है उसने भी। वो कहता है ई फ्लिप वो ट्रांसपोर्ट द शर्ट्स फ्रॉम वाइट कॉलर टू, वो अपने वेयर हाउस में ले जाएगा सामान, इसलिए अबॉलिश हो जाएगा। अबॉलिश मतलब हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा क्या, डिलीवरी कॉस्ट और सेल्स कमीशन ख़त्म हो जाएंगी, हमारी डिलीवरी कॉस्ट और सेल्स कमीशन दोनों की दोनों ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, हाउएवर इफ़ द सूटेबल प्राइस इज़ नेगोशिएटेड, वाइट कॉलर लिमिटेड वुड कंट्रीब्यूट ₹45,000 एनुअली टुवर्ड्स दी ऑनलाइन ऑर्डर कैटलॉग कॉस्ट। अब ये 45 लाख रुपीज़ हमारे ऑनलाइन ऑर्डर की कैटलॉग बनाने में लग जाएंगे, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई एक तरीके से, मतलब ये एक तरह की नई फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। और स्पेशल पैकिंग भी करनी पड़ेगी 75 रुपीज़ पे, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। मतलब अगर हम, जैसे कई बारी कंपनियाँ क्या करती हैं, वाइट कॉलर मतलब बेसिकली इसे आप बोल सकते हो कि वाइट लेबलिंग का काम करेंगे। मतलब बेसिकली क्या करेंगे, वाइट लेबल काम, यानी हम शर्ट अब हम बनाएंगे लेकिन हम किसी कंपनी को दे देंगे और वो अपने नाम से बेचेगी। जैसे मानो हमने अमेज़न को दे दी, अमेज़न अपने नाम से अमेज़न ब्रांड बना के बेच रहा है, ठीक है। और बाकी की 25,000 शर्ट जो हैं वो हम 1500 के रेट पे बेचते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रपोजल है खाली, देखो अभी हमारी सेल कितनी थी 50,000, उसमें से आधी अगर हम ई फ्लिप को दे दें तो बाकी आधी जो है वो 1500 के रेट पे बिकती रहेंगी, वो ये कह रहा है, ठीक है। ये वाली बात है, लेकिन ई फ्लिप को बेचने में क्या होगा, कौन कौन से खर्चे अबॉलिश हो जाएंगे। अबॉलिश मतलब कौन कौन से खर्चे ख़त्म हो जाएंगे, एक तो डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगेगी और सेल्स कमीशन, ये जो बेटा डिलीवरी कॉस्ट लगती थी ये भी नहीं लगेगी और जो सेल्स कमीशन लगती थी ये भी नहीं लगेगी, ये पैसे बच जाएंगे। लेकिन उसकी ब्रांडिंग की, उसकी पैकेजिंग अलग से होगी, उसके लिए 75 रुपीज़ पर शर्ट अलग से लगेंगे और फिक्स कॉस्ट भी लगेगी। चलो हम ये भी कंसीडर कर लेंगे। तीसरा तीसरा चॉइस क्या बोल रहा है, तीसरा चॉइस वो बोलता है कि ऐसा है, 10% प्राइस रिडक्शन टुगेदर विद एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन कॉस्टिंग ₹22,50,000 विच में बूस्ट सेल्स बाय 60%। अच्छा जी, वो कह रहे हैं 10% प्राइस रिड्यूस भी करो
यानी जो प्राइस 1500 था उसमें से 10% कम करो, सेल बढ़ जाएगी 60%। यानी जो पहले हम 50,000 शर्ट्स बेचते थे उसमें 60% बढ़ जाएगी, यानी अब हमारी 80,000 शर्ट्स बिकने लगेंगी। और हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी होगी 22,50,000 की, यानी ये फिक्स्ड कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी एडवर्टाइज चलाने में। तो हमारे पास 3 प्रपोजल है, बेसिकली 3 प्रपोजल दे दिए उसने, और अभी लास्ट ईयर की सिचुएशन भी दे दी। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन मांगता क्या है। वो कहता है भाई पहले तो मुझे ये ना वर्ड ध्यान से पढ़ा करो, लास्ट ईयर के लिए पीवी रेशियो और ब्रेक इवन सेल चाहिए, पिछले साल के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम पिछले साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर में ये हमारी सेल थी, ये सब हमारे वेरिएबल खर्चे थे जिनके आगे हमने वीसी लिख दिया था ना, वेरिएबल खर्चे थे। तो उन सबको टोटल करके ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी लास्ट ईयर की। तो माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ गई पिछले साल की। तो अगर मुझे पिछले साल की सेल पता है और कंट्रीब्यूशन पता है और मुझे पिछले साल की तीनों फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है तो उनका टोटल भी पता है। तो पहले तो वो कहता है जी पीवी रेशियो निकालो। पीवी रेशियो क्या होती है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल। तो लास्ट ईयर की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, लास्ट ईयर की ये थी कंट्रीब्यूशन 31,500, न्यूमरेटर में रख दिया, और सेल थी 75,000 तो वो डिनोमिनेटर में रख दिया, यानी 42% की पीवी रेशियो है। 42%, देखो अब इनमें 2 बार 42% आ रहा है, तो यानी ये आंसर तो नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, यानी आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। बट अब इसके साथ वाले को भी चेक करना पड़ेगा। अब वो कहता है जी ब्रेक इवन सेल को चेक करो। तो ब्रेक इवन सेल कैसे आती है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो हमारे को फिक्स्ड कॉस्ट भी पता थी 30 लाख की, वो 3 करोड़ की। तो 3 करोड़ की फिक्स्ड कॉस्ट लिखी, डिवाइड बाय 42% करा, ये हमारी ब्रेक इवन सेल्स आ गई। तो ब्रेक इवन सेल आ गई ये वाली, और 42% था पहले, तो इसका मतलब ये हमारा बी पार्ट आंसर है, ये गलत हो गया, इसलिए डी आंसर नहीं है, ठीक है। फिर वो कहता है लॉस ऑफ प्रपोजल 1, बताओ प्रॉफिट या लॉस ऑफ प्रपोजल 1। प्रपोजल 1 में क्या होगा, प्रपोजल 1 में हमने क्या पढ़ा था, प्रपोजल 1 में पढ़ा था 10% प्राइस कम कर दो और डिमांड को 40% बढ़ा दो, ठीक है। तो देखिए अगले साल अगर हम क्या करें, अगर हम प्राइस को 10% कम कर दें तो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये सारे वेरिएबल खर्चे हैं पर यूनिट वाले। तो अच्छा एक बात बताओ, ये चेंज कैसे हो गया, ये तो ओरिजिनली क्वेश्चन में तो 30 रुपीज़ था, ये तो 30 रुपीज़ था सेलिंग कमीशन, लेकिन क्योंकि सेल्स कमीशन जो है वो 2% ऑफ सेल्स पे जाती है, ध्यान देना, सेलिंग कमीशन 2% ऑफ सेल्स पे जा रही है। सेलिंग कमीशन किस पे जा रही है बेटा, 2% ऑफ सेल्स पे जा रही है, करेक्ट। बोलिए इतनी बातें आपको क्लियर है मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैंने आपको ये कहा कि बेटा हमारे पास सेल्स कमीशन और डिलीवरी और ये सब बातें हो रही है। तो देखिए मुझे ये बात पता है कि सेल्स कमीशन कितनी है, हमारी हमारी सेल्स कमीशन है बच्चा, पिछली बारी थी 2% ऑफ सेल्स। तो अगर वो 2% ऑफ सेल्स थी तो जितना भी अब सेलिंग प्राइस है, अब सेलिंग प्राइस कम हो गया ना हमारा, तो इसलिए नए सेलिंग प्राइस के हिसाब से आई है, यानी ये जो 2% आई है ये 1350 के सेलिंग प्राइस के हिसाब से आई होगी। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। इसीलिए जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट वो ये वाली आएगी 483। अब हमारे यूनिट्स कितने बिके हैं, 20,000 बढ़ गए थे ना यूनिट, तो 70,000 यूनिट हो गए थे। क्यों, क्योंकि पहले हम बेचते थे 50,000 यूनिट, पहले हम कितने यूनिट बेचते थे बेटा, 50,000। अब उन 50,000 यूनिट में 40% बढ़ गए यूनिट, तो ये हो गया। तो ये हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हो गई, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो हमारा प्रॉफिट है 38,10,000, यानी 38,10,000। बताइए सी पार्ट आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट पे चलिए, वो कहता है प्रपोजल 1 में ही हाउ मेनी नंबर ऑफ द वाइट कॉलर प्राइवेट लिमिटेड वुड नीड टू सेल, कितनी शर्ट्स हमें बेचनी चाहिए एट 1350 ईच, जिनका दाम कितना हो 1350, टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 60 लाख रुपीज़, टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 60 लाख। अगर हमें 60 लाख रुपए कमाने हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, दोबारा दोहराता हूँ, अगर हमें 60 लाख रुपीज़ कमाने हैं तो अब आपको याद करना चाहिए कि डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है
डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स में आंसर है तो इसलिए डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे। हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है 60 लाख का। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी, शायद 3 करोड़ की थी, और कंट्रीब्यूशन कितना आया था, देखो हमारा कंट्रीब्यूशन आया था 483, है ना, 483। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी 360 डिवाइड बाय 483, 74,534, 74,534। तो ये बी पार्ट आंसर हो गया। ये भी क्लियर हो गया आपको, क्योंकि अगर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट पता हो, फिक्स कॉस्ट पता हो, कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दें तो डिजायर्ड सेल्स का लेवल आ जाता है। बहुत बढ़िया। अब वो हमें कहता है विद रिस्पेक्ट टू प्रपोजल 2, वो कहता है अगर हम प्रपोजल 2 की बात करें, हाउ मच सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो कहता है हाउ मच सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ऑफर टू ई फ्लिप, यानी जब हम ई फ्लिप को सामान बेचेंगे तो हमें कितना सेलिंग प्राइस ऑफर करना चाहिए। अब देखो ई फ्लिप को अगर हम सामान बेचेंगे, इधर देखिए तो याद करिए हम उन्हें आधी प्रोडक्शन बेच रहे थे, और इस केस में हमारी ये डिलीवरी कॉस्ट और सेल्स कमीशन नहीं लग रही थी, जबकि उनकी वजह से 75,000 की स्पेशल पैकेजिंग लग रही थी और 45,000 की फिक्स कॉस्ट भी लग रही थी एडिशनल जो थी। तो देखिए ई फ्लिप को बेचेंगे तो हमारा मटेरियल कॉस्ट लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, लेकिन डिलीवरी एक्सपेंस और सेल्स कमीशन नहीं लगेंगे। ये दोनों कॉस्ट अबॉलिश हो जाएगी, उसने बोला था ये बात। और लेकिन ये ई फ्लिप की वजह से हमारे को एक्स्ट्रा पैकिंग करनी पड़ेगी, तो ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। जब हम उन्हें सामान बेचते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 840 की बन जाएगी, ठीक है ना। और वो हमें कहता है कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी चाहिए 45 लाख की। याद करो इनकी वजह से हमारी 45 लाख की फिक्स कॉस्ट भी लग रही थी अगर हम ई फ्लिप को सामान बेचते हैं। देखो पुरानी फिक्स कॉस्ट तो हो रही है, वो तो पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। तो जब वो कहता है ना कि लोएस्ट प्राइस बताओ कितने पे बेचना है, तो उस पर पुरानी वाली फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। मेरी बात को समझो, क्योंकि बची हुई 25,000 शर्ट्स तो हम अभी भी बना रहे हैं, तो जो पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो तो अभी भी लग रही है, तो उसे डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करते। तो आप ये कहोगे डिसीजन मेकिंग में हम खाली एडिशनल वाली फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करेंगे और उसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। इधर क्या आ जाएगा बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें 25,000 शर्ट्स बेचनी है। तो अगर आप इन्हें डिवाइड करोगे तो कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए 180 का, यानी हमें ई फ्लिप को सामान बेचना है तो कंट्रीब्यूशन चाहिए 180 का, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 840, तो 840 प्लस कंट्रीब्यूशन, यानी हम उन्हें इतने का सामान बेच सकते हैं। वैसे क्या हम इतने कम में सामान बेचेंगे, नहीं, अगर इतने कम में बेच रहे हैं तो हम कुछ कमा ही नहीं रहे। अगर हम इतने कम में उन्हें सामान बेचेंगे, ये ब्रेक इवन पॉइंट है बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का मतलब पता है, ब्रेक इवन प्राइस निकालने का मतलब पता है क्या होता है। ब्रेक इवन प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस बताओ, मिनिमम प्राइस, जिस प्राइस पे सामान बेच के हम अपनी कॉस्ट निकाल सके, कम से कम जो उस ऑर्डर की, उस एडिशनल ऑर्डर की कॉस्ट है वो निकाल सके। उस एडिशनल ऑर्डर में फिक्स कॉस्ट इतनी लग रही है और ये वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, तो हमने 25,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 25,000 यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें पता है, हमने कंट्रीब्यूशन निकाल ली, उस कंट्रीब्यूशन को वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐड कर दिया, तो हमें पता लग गया कि सेलिंग प्राइस एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी अगर हमें ब्रेक इवन चाहिए किसके साथ, ई फ्लिप के साथ, जो वो ई अमेजॉन या ई कार्ट कुछ भी मान लो, कि उन्हें जब हम सामान बेच रहे हैं तो हमें इतने का प्राइस कम से कम देखना चाहिए। क्या हम इतने कम पे बेचेंगे? डेफिनेटली नहीं बेचेंगे, डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही रखेंगे प्राइस रियल लाइफ में। चलिए और आगे पढ़ते हैं, तो ये प्राइस आ जाएगा 1020। इसका फिफ्थ पार्ट, वो कहता है प्रॉफिट कितना होगा थर्ड प्रपोजल में। थर्ड प्रपोजल में बात क्या हुई थी, थर्ड प्रपोजल में बात हुई थी कि 10% प्राइस कम करेंगे और हमारी सेल बढ़ेगी 60%, यानी 80,000 पे पहुंच जाएगी, और हमारी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी 22,50,000 बढ़ जाएगी इतनी फिक्स कॉस्ट। तो देखिए थर्ड वाले केस में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 483। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी यही कहा था कि हम 10% सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो वेरिएबल खर्चे ये होंगे, तो कंट्रीब्यूशन अगर जो फर्स्ट पार्ट में आया वही दोबारा वर्किंग करने का क्या फ़ायदा, यहीं से कंट्रीब्यूशन उठा लो। तो ये 483 की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अब यूनिट्स चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि अब यूनिट कितने हो चुके हैं 50,000 में अब आपका 80% बढ़ चुका है, नहीं 60% बढ़ चुका है, तो ये हमारे नए यूनिट्स हो गए सोल्ड। अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन को इनटू सेल करो, तो ये आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई।
क्योंकि यहाँ हम ब्रेक इवन की बात नहीं कर रहे, इसलिए खाली एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, पूरी फिक्स्ड कॉस्ट को लेंगे। यहाँ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं बेटा, प्रॉफिट निकालते हुए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर होती है, टोटल की टोटल। ठीक है, तो हमने इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया और ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाते हैं। अब हम थोड़े छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए, वो ये कहता है कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, ठीक है जी। वो कहता है, इसमें क्वार्टर की बात कर रहा है, Q1 Q2, ठीक है। दोनों की सेल पता है आपको, यहाँ पे सेल है 2,10,000, यहाँ पे सेल है 2,40,000 और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी पता है। यहाँ पे प्रॉफिट था 12,000 और यहाँ पे प्रॉफिट था 24,000। तो अब तो आपके दिमाग में फॉर्मूला ही आ गया होगा कि बताओ पीवी रेशियो कैसे आती है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। तो चेंज इन प्रॉफिट इन दोनों को चेंज करो तो 12,000 आएगा, चेंज इन सेल तो 30,000 आएगा, तो यानी 12,000 अपॉन 30,000 इंटू 100 यानी 40% आपकी पीवी रेशियो है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्विक क्वेश्चन था। अगला आंसर पढ़िए। अब वो कहता है जी, इन अ केमिकल प्रोसेस यूनिट, हम बिगिनिंग में मटेरियल ऐड कर देते हैं, मतलब शुरू में ही मटेरियल लगा देते हैं। डिपार्टमेंट ने बोला कि हमने 9200 इक्विवेलेंट यूनिट बनाए हैं फीफो से। तो देखो, बेसिकली वो हमें ये कह रहा है कि हमने इस ईयर में देखिए आप कैसे दिखाते हैं, आप इस तरीके से दिखाते हैं, पहले आप इनपुट लिखते हैं, फिर आउटपुट एंड प्रोसेस लिखते हैं। बोलिए हाँ या ना, बातें याद हैं आपको ये सारी बातें। उसके बाद हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारा आउटपुट कितना है ना। मतलब इनपुट देखा, पुट एंड प्रोसेस देखा, हम अपना आउटपुट देखते हैं यहाँ पे, फिर मटेरियल का कॉलम बना लेते हैं, फिर लेबर ओवरहेड का कॉलम बना लेते हैं। करेक्ट। आई होप आपको ये टेबल तो याद होगा। अब वो ये कहता है कि जब हमने मटेरियल की बात करी तो हमने 9200 इक्विवेलेंट यूनिट बनाए हैं, यानी यहाँ पे जो इक्विवेलेंट यूनिट है वो 9200 है। बहुत बढ़िया। द प्रोसेस हैज़ एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, मतलब जब वो कहता है जी हमारे पास ओपनिंग WIP कितना था, वो ये कहता है कि 800 यूनिट्स थे, तो वही पुट एंड प्रोसेस हो गए होंगे हमारे। तो वो 800 तो पूरे के पूरे बन गए होंगे इस बारी। वो पिछले साल 50% बनकर आए थे, तो इसका मतलब उन पे बचा हुआ 50% हमने इस साल खर्च किया होगा। एंड क्लोजिंग WIP 900 का है, क्लोजिंग WIP 900 यूनिट है। ये बेसिकली पर्टिकुलर्स के नाम पे, आप इधर पर्टिकुलर्स कर दो, इधर इनपुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, वो टेबल अपने हिसाब से बना लेना। तो ये 900 यूनिट हो गए, ये 70% कंप्लीट है। ये कितने परसेंट कंप्लीट है, वो हमें कहता है जी ये 70% कंप्लीट है। तो अगर ये 70% कंप्लीट है तो ये 630 हो गए। बहुत बढ़िया। वो कहता है ड्यूरिंग द मंथ द प्लांट ऑल्सो फेस्ड अ माइनर ब्रेक डाउन, बट वो कहता है फालतू की बात है कि उससे मटेरियल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द नंबर ऑफ द यूनिट कंप्लीटेड ड्यूरिंग दी मंथ। अब वो कहता है कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ कितने हुए। एक बात आइए, अब इसके बीच में तो हमने नया इनपुट किया होगा, जो हमने नया इनपुट किया होगा वो मान लेते हैं कि वो x यूनिट्स होंगे। अब वो इन दोनों को मिलाकर वो पूछ रहा है कि हमने आउटपुट कितना किया है, वो ये पूछ रहा है। बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों को मिलाकर आउटपुट कितना हो रहा है। ये जो आउटपुट हमने इधर की होती है ये तो 100% करेंट मंथ में ही बनी होती है। तो अगर आप इन सबको निकालो, 400 प्लस x प्लस 630 इज इक्वल टू 9200। तो x कितना आ गया, ये हो गया 1000, तो माइनस हो गया 8200, 8200 में से भी 30 चले गए, तो 8170। लेकिन उसने खाली ये नहीं पूछा कि इन नया इंट्रोड्यूस कितना करा, वो कह रहा है टोटल कितने कंप्लीट हुए। तो दोस्तों कंप्लीट तो ये वाले यूनिट भी हुए और ये वाले यूनिट भी हुए। जो ओपनिंग होता है फीफो में वो सबसे पहले कंप्लीट होता है ना, और फिर ये पुट एंड प्रोसेस्ड होते हैं जो नए इंट्रोड्यूस किए होते हैं। तो इसका मतलब इस मंथ में कंप्लीट कितने यूनिट्स हुए होंगे। अगर कोई मुझसे ये पूछे कंप्लीटेड यूनिट कितने हुए होंगे, तो आप कहोगे 400 ओपनिंग WIP वाले भी कंप्लीट हो गए होंगे और 8170 पुट एंड प्रोसेस्ड वाले भी कंप्लीट हो गए होंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। नहीं, ये 800 थे, सॉरी, ओपनिंग WIP 800 थी, तो ये 8970 बन जाएगा। तो बी पार्ट आंसर होना चाहिए। देखिए इन्होंने क्या किया है, 8970 इनका भी आंसर है। ठीक है, बोलिए ये बातें भी आपको क्लियर हो गई, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो हमें कहता है कि इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज टू जॉइंट प्रोडक्ट X एंड Y इमर्ज साइमल्टेनियसली, इकट्ठे अराइज होते हैं। द कंपनी इनकर्स द जॉइंट कॉस्ट
अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट विद द प्रोडक्ट बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल द प्रीवियस मंथ। हमें वो कहता है कि इतने के यूनिट बेचे, इतना ओपनिंग था, इतना क्लोजिंग था। वैसे एक बात बताओ, कोई अगर मुझे सोल्ड और ओपनिंग और क्लोजिंग की जानकारी दे तो मैं प्रोड्यूस्ड खुद ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें प्रोड्यूस का फॉर्मूला पता है सोल्ड, ओपनिंग और क्लोजिंग को यूज़ करके। वो कहता है हमारी जो जॉइंट कॉस्ट थी वो इतनी थी, एंड ये कॉस्ट अपोर्शन होती है प्रोड्यूस्ड यूनिट्स के बेसिस पे। तो बताओ कॉस्ट कैसे बटेगी? तो पहले आपको प्रोड्यूस्ड यूनिट निकालने पड़ेंगे दोनों के। तो आपने क्या किया, देखिए, अगर आपको दोनों की सेल पता है, दोनों के ओपनिंग गुड्स पता हैं, दोनों की क्लोजिंग गुड्स पता है, तो आप सेल में क्लोजिंग को ऐड करो, ओपनिंग को माइनस करो, तो ये प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आ गए। यानी हमें ये बात पता चल गई कि हमने दोनों गुड्स प्रोड्यूस कितने कितने करे। तो यानी इनकी रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटना है, यानी जो जॉइंट कॉस्ट को बांटना है वो इनकी रेशियो में बांटना है, 99,600 और 61,600 की रेशियो में बांटना है, ठीक है ना। तो इस रेशियो में हमने जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया, 99,600 अपॉन टोटल इनटू जॉइंट कॉस्ट। तो ये जॉइंट कॉस्ट आ गई एक्स के लिए। उसने खाली एक्स की पूछी थी, वाई की पूछी नहीं थी, इसलिए हमने खाली जॉइंट कॉस्ट एक्स के लिए 1149 निकाल दी। ये जो 1149 निकाली, ये खाली किसके लिए कॉस्ट निकाली है? एक्स के लिए। उसने वाई की कॉस्ट पूछी नहीं थी, क्योंकि यानी बड़ा आसान क्वेश्चन था। फिजिकल आउटपुट मेथड लगाना है, लेकिन फिजिकल आउटपुट मेथड के लिए पहले आउटपुट भी तो पता हो। वो आउटपुट कैसे पता लगेगी? सेल, ओपनिंग और क्लोजिंग को यूज़ करके आउटपुट पता लगेगी। फिर आउटपुट के बेसिस पे हम इस जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे, सिंपल। चलिए, ये वाला मटेरियल का क्वेश्चन थोड़ा, वैसे ये सेम क्वेश्चन हमारी किताब में है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ऑब्सोल्यूट वाला शायद हमने 5 डेज ऑब्सोल्यूट की जगह 7 डेज ऑब्सोल्यूशन रखा हुआ है बुक के अंदर। तो ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, फिर आप कंप्लीट चेक खुद कर लेना इसे, ठीक है ना। देखिए, वो कहता है एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वो कहता है जी हम एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपको पता है क्या बता रहा है? देखो, इमेजिन कर लीजिए ये हमारा बिजनेस है, हम एक सिंगल आउटपुट बनाते हैं और उस आउटपुट के लिए 2 इनपुट लगाते हैं। हम ये बात भी मान गए, ठीक है। वो हमें क्या कहता है? वो कहता है इनपुट रेशियो है 3:2, मतलब इन दोनों के बीच में आपस में रेशियो है 3:2 की रेशियो। इनपुट का नाम क्या है? पीके एंड बीके। ये पीके है और ये बीके है, ठीक है। और प्रोडक्ट का नाम है एक्स, प्रोडक्ट आउटपुट का नाम है एक्स। और इनपुट आउटपुट रेशियो है 5:3। 5:3 का मतलब, यानी अगर इनपुट 5 होता है तो आउटपुट 3 बनता है। ये कह रहा है वो, ठीक है। रॉ मटेरियल पीके इज पेरिशेबल एंड बिकम्स ऑब्सोलीट इफ नॉट यूज्ड विद इन 5 डेज। अब वो यहाँ से उसने परेशानी आपके लिए स्टार्ट कर दी। वो कहता है कि जो हमारा पीके है वो 5 दिन में ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये देखो, ये पीके हो गया, ये बीके हो गया, 2 इनपुट है। इसकी लाइफ क्या है? इसकी लाइफ है खाली 5 डेज, 5 दिन बाद ख़राब हो जाता है। जबकि बीके जो है वो ड्यूरेबल है, वो तो 1 साल तक चल सकता है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा। पीके इज़ प्रोक्योर्ड लोकली विद अ लीड टाइम ऑफ 1 to 2 डेज। इसकी लीड टाइम क्या है? लीड टाइम मतलब कितने समय में ये हम खरीद सकते हैं? वो है 1 to 2 डेज, 2 दिन मैक्सिमम है। और जबकि इसकी लीड टाइम कितनी है? 2 to 4 डेज। इसकी लीड टाइम कितनी है? इसकी लीड टाइम है 2 to 4 डेज, ठीक है जी। सेल वॉल्यूम थी 30,000 kg एंड द सेम लेवल ऑफ सेल इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। हमारे को पता है कि हमने 30,000 kg बेचा था और उतना ही हम हर महीने बेचेंगे, तो इंटू 12 मंथ्स हो गया, यानी हमारी आउटपुट है 3,60,000 kg की। तो अब एक बात बताओ, अगर हमें इनपुट आउटपुट रेशियो पता है कि वो 3 होता है जब इनपुट 5 होती है, तो टोटल इनपुट कितनी चाहिए हमें? आप मुझे सोच के बताओ, हमें टोटल इनपुट कितनी चाहिए होगी? इसका मतलब है हमें टोटल इनपुट चाहिए होगी 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। आपको बात समझ आई मैंने क्या कहा? डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें 6 लाख की टोटल इनपुट चाहिए होगी। और वो इनपुट आएगी किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में, 3:2। इसका मतलब ये चाहिए 3,60,000 और ये चाहिए 2,40,000। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, समझ आ गया आपको? क्योंकि ये जो 6 लाख की टोटल इनपुट है,
ये जो 6 लाख की टोटल इनपुट है ये हमें 3:2 के रेशो में चाहिए। तो ये पी के इतना चाहिए, बी के इतना चाहिए एनुअली। बहुत बढ़िया। अब वो ये कहता है हमारा प्रोडक्शन 25 डेज इन अ मंथ चलता है इवनली। इवनली मतलब बराबरी से, तो प्रोडक्शन भी बराबरी से होती होगी। ठीक है, तो हमारे डेज कितने हैं प्रोडक्शन के? 25 डेज इन अ मंथ। ये बात ध्यान रखिएगा। द परचेज प्राइस पर किलोग्राम इंक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, मतलब इसमें टैक्स अभी इंक्लूडेड नहीं है, 15 रुपीज़ है पीके के लिए। तो इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 15 रुपीज़ और 22 रुपीज़ फॉर बीके, और इसका प्राइस कितना है? 22 रुपीज़ बीके के लिए। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी इनकर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ 120 पर ऑर्डर। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, यानी दोनों के लिए ही ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? मतलब मैं ऐसे बोल देता हूँ सिंपल करके, ईजी बना देता हूँ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इसके लिए भी 120 पर ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इसके लिए भी 120 पर ऑर्डर है। ठीक है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट है 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल पी के एंड 5% फॉर बी के, यानी जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 15 रुपये का 15%, और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट है 22 रुपीज़ का 5%। ठीक है सर, कैरिंग कॉस्ट भी आ गई। लेकिन एक बात हम भूल गए, क्या? कि ये जो प्राइस था ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस था। तो पहले टैक्सेस के बारे में भी तो सोचो। ये जो प्राइस है 15 रुपये और 22 रुपये, इनमें टैक्स नहीं है, तो टैक्स के बारे में भी तो सोचो। फिर वो कहता है कि हमारा जीएसटी लगता है 5% इज एप्लीकेबल ऑन मटेरियल पी के विच हैज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, यानी इसके प्राइस पे जीएसटी लगता है 5%, बट उसका क्रेडिट मिल जाता है, तो उसे इग्नोर कर दो। क्योंकि उस पर क्रेडिट मिल जाता है इसलिए उसे इग्नोर कर दो। लेकिन जो मटेरियल बीके है उस पर 2% सीएसटी लगता है और उस पर कोई क्रेडिट नहीं मिलता, यानी इस पे 2% का सीएसटी लगता है और उस पर क्रेडिट नहीं मिलता। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 22 + 2%, तो ये इसका प्राइस बन जाएगा 22.44। ये हमारे लिए प्राइस बन जाएगा। तो 22.44 पे लगाना 5%। तो जो इसका 5% लगाओगे वो 1.122 होगा, और यहाँ 15 का 15%, तो ये 2.25 होगा पर यूनिट। ठीक है ना, पर यूनिट पर एनम। आई होप ये बात आपको समझ आई कि इसमें क्योंकि सीएसटी पे क्रेडिट नहीं मिल रहा तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, यानी प्राइस का पार्ट बन जाएगा। मतलब हम जो इनपुट खरीद रहे हैं उस इनपुट में उसे इंक्लूड करेंगे, इसलिए उसको कैरिंग कॉस्ट में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। एक बात उसने और बोली थी, करेंटली पीके इज बिंग परचेज इन दी लॉट्स ऑफ 8000 kg, यानी अभी का उसका रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी हमने रखी हुई है? 8000 kg। बट ये बेस्ट नहीं होगी, बेस्ट तो ईओक्यू होती है, ताकि हम 10% डिस्काउंट ले सकें मार्केट प्राइस पे, ताकि हम प्राइस पे डिस्काउंट ले सकें। ठीक है जी, मार्केट प्राइस के ऊपर। बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? वो भी ट्रेड डिस्काउंट है। वो भी कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? ईओक्यू निकालो दोनों का। तो पहले तो एक काम करते हैं, दोनों के लिए ईओक्यू निकालते हैं। देखिए ईओक्यू कैसे कैसे आएगा, ये तो पहले उसने इधर बस आप समझते चलो। पीके का ईओक्यू कैसे आएगा? 2 टाइम एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन हमें ऑलरेडी पता है 360, इंटू ओ, ओ ऑलरेडी पता है 120। तो देखिए हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 360 इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी, कैरिंग कॉस्ट। क्या ये बातें आपको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? तो इसका ईओक्यू आ गया इतना, यानी हमारे हिसाब से खरीदना चाहिए 6197, यानी हमारे हिसाब से इसे कितना खरीदना चाहिए दोस्तों? मतलब ये तो आर ओ क्यू था ना उसका, हमारे हिसाब से ई ओ क्यू होना चाहिए 6197 इसका। तो आर ओ क्यू गलत है उनका। फिर बीके के लिए भी निकाल दिया, बीके के लिए भी ऐसे ही किया, 2 टाइम जितनी उसकी एनुअल डिमांड थी 2,40,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ये उसका आ गया 7165, 7165। तो इसके लिए ई ओ क्यू कितना आ गया? 7165। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये सब जनरल बातें वो आपसे कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
वो कहता है जी मैक्सिमम स्टॉक लेवल मटेरियल पीके का। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से मैंने क्वेश्चन कराया, वरना मैं क्वेश्चन शायद ना भी करा था। यही पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा इस क्वेश्चन में, और यही हमने अपनी बुक में भी कराया हुआ है। अगर आपने हमारी रेगुलर बुक की हुई है तो उसके अंदर इनफैक्ट फास्ट ट्रैक में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल पहले तो फॉर्मूला से निकालो। देखो आपको ये बात पता है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे आता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम लीड टाइम। हमें रीऑर्डर क्वांटिटी अभी तक 8000 पता था, तुमने 8000 लिख दिया। और रीऑर्डर लेवल कैसे आता है, मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम कंजम्पशन निकाली, क्योंकि एक महीने की कंजम्पशन है 30,000 डिवाइड बाय 25 डेज। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 3,60,000 एनुअल कंजम्पशन है पीके की, और 25 डेज 12 मंथ्स के लिए, तो भी हमारी कंजम्पशन जो थी वो सेम ही आती जितनी अभी आई है, ठीक है। और उसे इंटू मैक्सिमम लीड टाइम किया, तो ये मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये रीऑर्डर लेवल आ गया। ये रीऑर्डर लेवल निकाल लिया बेटा हमने। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें पहले से ही पता थी। फिर बचता है मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन भी वैसे ही आएगा, क्योंकि हम ना इस क्वेश्चन में बराबर काम कर रहे हैं पूरी फैक्ट्री में, तो मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन सब बराबर होंगे। तो कंजम्पशन ऐसे सेम फॉर्मूला से आ गई। अब इंटू 1 डे करो, तो इसे कंजम्पशन को आप इंटू 1 डे करिए, क्योंकि मिनिमम 1 डे था। तो ये हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया हमारे हिसाब से। यानी हमारे हिसाब से मैक्सिमम इतना सामान होना चाहिए। बट क्या आप इतना सामान रख सकते हो? नहीं, ये तो सामान गलत है। क्यों यार? आप एक बात बताओ, आपके पास जो पीके है वो तो 5 दिन में खराब ही हो जाता है। तो अगर आप उसे 5 दिन से ज़्यादा का स्टॉक रखोगे तो वेस्ट ही होगा। रिपीट करो मैंने क्या कहा। अगर आप पीके को 5 दिन से ज़्यादा रखोगे तो वो तो वेस्ट ही होगा। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अगर आप पीके को 5 डेज से ज़्यादा अपने पास रखते हो तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 9200 तो वेस्ट होना है। तो हम इसे कंपेयर करेंगे कि 5 डे के स्टॉक के बराबर रखो, यानी 6000। तो विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में से विच एवर इज़ लोअर वो ही मैक्सिमम स्टॉक बन सकता है। तो यानी मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा? मैक्सिमम स्टॉक 6000 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 डेज से ऊपर का कुछ भी स्टॉक रखोगे तो वेस्ट होगा। तो कोई अपने पास 9200 केजी क्यों रखेगा जब 6000 से ज़्यादा पे सामान ही खराब हो जाएगा। अगर आप 6000 केजी से ज़्यादा का सामान रखोगे तो सामान ही खराब हो जाएगा। तो कोई अपने पास 9000 केजी सामान क्यों रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। क्या ये बातें आपको समझ आती हैं बेटा मैंने क्या कहा? जी हाँ या ना? क्लियर हो गई ये बात? बहुत बढ़िया। फिर वो कहता है जी कैलकुलेट सेविंग इन मटेरियल पीके इफ परचेज क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। अगर हम ईओक्यू जितना सामान खरीदें तो क्या होगा? देखो अभी तक हम खरीद रहे थे 8000 केजी, लेकिन अगर हम ईओक्यू सुने तो हमें 6197 खरीदना चाहिए। ठीक है जी। हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? तो यहाँ पे 3,60,000 डिवाइडेड बाय 8000 करो तो 60 ऑर्डर्स यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अच्छा देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 60 क्यों रखेंगे दोनों में? क्यों? क्योंकि हम डिवाइड बाय 6000 करेंगे। सर ये बात नहीं समझ आई। अब यहीं अटकोगे, बस इसी इसी पॉइंट पे अटकोगे। 2 मिनट सुनो ज़रा। अरे भैया सब लोग सुन लो, क्योंकि यहाँ अटक जाओगे और यहाँ गड़बड़ करके आ जाओगे, फिर बाद में बोलोगे हमारे मार्क्स काट लिए इंस्टीट्यूट ने। सर ये डिवाइड बाय 60 क्यों हो रहा है, मतलब 6000 क्यों हो रहा है, 60 क्यों आ रहा है दोनों में? सर ऐसे नहीं होना चाहिए था कि 3,60,000 को डिवाइडेड बाय 8000 करते, और यहाँ पे 3,60,000 को डिवाइडेड बाय 6197 करते, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आता। जी हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसे ही आता। नॉर्मल क्वेश्चन में तो ऐसे ही आता। बट एक बात बताओ, अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनो बेटे, ये पॉइंट सीए इंस्टीट्यूट चाहता है कि अब आप ऐसे ही करें, ठीक है ना। पहले इन्होंने इसका एक अलग आंसर प्रेजेंट किया हुआ था, पर अब ये वाला आंसर है, तो आपको यही फॉलो करना चाहिए। क्या? कि अगर एक क्वेश्चन में पेरिशेबल आ गया, दोबारा बोलो मेरे साथ साथ, अगर एक क्वेश्चन में पेरिशेबिलिटी का कंसेप्ट आ गया कि भाई सामान इतने दिनों में खराब हो जाता है, मान लो 10 दिन में, 20 दिन में, 4, जैसे इस क्वेश्चन में बोला 5 दिन में, तो 5 दिन के ऊपर का जितना भी सामान मंगाओगे वो तो खराब हो जाएगा। 5 दिन के ऊपर का जो भी सामान मंगाओगे वो तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार सामान मंगाते रहना पड़ेगा, हर 5-5 दिन बाद सामान मंगाते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी आपको हर 6000 यूनिट के हिसाब से सामान मंगाना है। सर लेकिन हम मंगा तो ज़्यादा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बाकी का वेस्ट हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन है कि बाकी का वेस्ट हो जाएगा, यही तो क्वेश्चन है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये वेस्टेज दिखानी होती है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि इस क्वेश्चन में आप वेस्टेज को कंसीडर करो, और ये कंसीडर नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे।
इसीलिए ही तो क्वेश्चन गड़बड़ करते हैं बच्चे। देखो, वेस्टेज को कंसीडर करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वेस्टेज होगी। दोबारा सुनो, हमें टोटल एक साल में खरीदने हैं 3,60,000 यूनिट। हम हर बार खरीद सकते हैं 6,000, क्योंकि 6,000 से ज़्यादा जितने भी खरीद रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे पास आ तो रहे हैं, हम उनका पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन वो वेस्ट हो जाएंगे एक तरीके से, ऊपर का सारा कंटेंट वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 60 बार हमने ऑर्डर किया, इधर भी 60 बार ऑर्डर किया, जबकि हमें करना तो कम चाहिए था, बट फिर भी 60 ऑर्डर किए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हुई, 120 इंटू 60, 120 इंटू 60। कैरिंग कॉस्ट कितनी हुई, अब देखिए यहाँ पे प्राइस का डिस्काउंट लिया है हमने, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे प्राइस का डिस्काउंट कंसीडर किया है, क्योंकि अगर हम 8,000 खरीदेंगे, अगर हम 8,000 करके खरीदेंगे तो हमें प्राइस 10% कम मिलेगा। तो प्राइस 10% कम करके मिला, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट चेंज हो गई। समझ आ गया आपको, कैरिंग कॉस्ट 13.5 पे 15% लगी, और वो भी 4,000 यूनिट। क्यों 4,000 यूनिट, क्यों, क्योंकि 8,000 खरीदें तो 8,000 का हाफ हो जाएगा ना, हाफ को कंसीडर करते हैं, एवरेज स्टॉक को कंसीडर करते हैं। तो ये कैरिंग कॉस्ट हो गई। ये यहाँ पे पूरे 15 रुपीज़ पे कैरिंग कॉस्ट लगी, इन यूनिट्स को डिवाइड बाय 6197 को डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है जी। तो ये कैरिंग कॉस्ट हो गई दोनों की, ये परचेज कॉस्ट हो गई दोनों की। यहाँ पे 13.5 से परचेज किया, यहाँ पे 15 से परचेज किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑब्सोल्यूशंस कॉस्ट को ऐड किया, क्यों, क्योंकि कितना एक्स्ट्रा सामान खरीदा होगा जो वेस्ट हो गया, कितना एक्स्ट्रा सामान खरीदा सर, ये तो आपने खाली 360 यूनिट्स खरीदे, 3,60,000, इससे ऊपर भी तो खरीदे होंगे जो वेस्ट हुए, तो वो वेस्ट वाले यूनिट्स भी गिनो। कैसे, हमने 60 बार ऑर्डर किया और हर बार 2,000 यूनिट वेस्ट हुए होंगे, क्यों, हम मंगा रहे थे 8,000 यूनिट, चाहिए हमें 6,000 यूनिट, तो 2,000 यूनिट वेस्ट हो गए हर बार, कितनी बार, 60 बार, और कितने कीमत पे, 13.5 की कीमत पे, यानी 60 बार 2,000 यूनिट वेस्ट हो गए 13.5 की कीमत पे, तो ये हमारा लॉस है। यहाँ पे क्या हुआ, 60 बार 197 यूनिट वेस्ट हुए, क्यों, ये 197 कैसे आया, आप मुझे बताइए, ये 197 कैसे आया, ये आया 6197 माइनस 6,000 करके, और ये 2,000 कैसे आया, 8,000 माइनस 6,000 करके आया, यानी 60 बार 197 गुड्स खराब हुए, वो भी 15 रुपीज़ वाले, तो ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ। तो अब इन सबको ऐड करो, ऑर्डरिंग, कैरिंग, परचेज और ऑब्सोल्यूशंस कॉस्ट सबको ऐड करो, तो ये टोटल कॉस्ट आई। अब ऑब्वियसली यहाँ पे पैसे कम लगेंगे, यहाँ ज़्यादा लग रहे थे, तो अगर ईओक्यू फॉलो करोगे तो आपको 9 लाख रुपीज़ बच सकते हैं। अगर आप ईओक्यू फॉलो करोगे तो आपको 9 लाख रुपीज़ बच सकते हैं। ये बड़ा यूनिक पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन को करना है। मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, और ऑब्सोल्यूशंस के लॉस का भी ध्यान रखिएगा। इस बात का कृपया करके ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट अब इसी मैनर में चाहता है कि अपने आंसर को आप प्रेजेंट करें। देखो, मैं टिपिकली वही बात बता रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट कह रहा है, आपको वही आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास बुक में है, ऐसा क्वेश्चन भी, एफिशिएंसी वाला भी, कि अगर 100 से नीचे हो जाते हो, मैं बोलता हूँ ना ड्रैकुला क्वेश्चन, कि अगर आप थोड़ी भी गलती करोगे तो एकदम आपकी सैलरी कम कर देंगे, थोड़ा अच्छा काम करोगे तो एकदम सैलरी बढ़ा देंगे, ये वही वाला क्वेश्चन है। देखो ज़रा ध्यान से क्या कहता है, वो ये कहता है, रिवान इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स वुडन स्टडी टेबल। वो कहता है भाई हम वुडन स्टडी टेबल बेचते हैं, ठीक है, ये सब जनरल बातें कर रहा है। अब इधर देखो, वो कहता है कि हम पीस रेट सिस्टम फॉलो करते हैं, और हमारा स्टैंडर्ड पीस रेट है 18 रुपीज़ पर टेबल। हम हर एक टेबल बनाने पे 18 रुपीज़ देते हैं, और स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर इज़ 3 टेबल, और हम चाहते हैं एक आर में 3 टेबल बने, 1 आर में आपके 3 टेबल्स बने, यानी एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइम पर टेबल कितना है, इसका मतलब ये हो गया ना कि स्टैंडर्ड टाइम पर टेबल ज़रूर 20 मिनट्स होगा। कैसे पता लगा, क्योंकि हम आपको कह रहे हैं कि 60 मिनट्स में 3 टेबल बनाओ, तो एक टेबल 20 मिनट्स में बनाओ, है ना। तो अगर आप चाहो तो इसके हिसाब से आपको आर्ली पे पता लग सकती है, कैसे, यानी 18 रुपीज़ की पे है जब आप 20 मिनट काम करते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूँ 18 रुपीज़ की पे है जब आप 20 मिनट काम करते हैं। तो बताइए 60 मिनट्स की पे कितनी हुई, यानी 18 इंटू 3, क्योंकि 18 रुपये वाले 3 टेबल बन सकते हैं, तो 54 हो गया ना, यानी 54 रुपीज़ हमारी स्टैंडर्ड तौर पे वेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा है, हमने ड्रैकुला सिस्टम लगा रखा है। ड्रैकुला सिस्टम क्या कह रहा है, देखो, वो कहता है कि हमारा पीस रेट कुछ इस तरह है, अगर आपकी एफिशिएंसी लेस देन 100 हुई, लेस देन 100 मतलब अगर आपने थोड़ा भी कम प्रोड्यूस करा 100% से, जो हम चाहते हैं,
तो हम सारे यूनिट्स पे आपको 80% पीस रेट देंगे, यानी जो 18 रुपये का पीस रेट था, हम उस पे खाली आपको 80% ही देंगे। कितना आ जाएगा देखो, 14.4 आ जाएगा। और अगर आपने एफिशिएंसी के से ज़्यादा काम किया, मतलब 100% या उससे ज़्यादा काम किया, तो हम आपको खुश होकर 125% पीस रेट देंगे, यानी तब हम आपको 18 रुपीज़ का 125% पीस रेट देंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? तो बेसिकली हम आपको उस केस में 22.5 रुपीज़ का पर यूनिट, ये पर पीस नहीं है, मतलब पर आर नहीं है, ये पर यूनिट की पे है, ये पर यूनिट की पे है। मतलब अगर आप फास्ट काम करोगे तो हम आपको पर यूनिट में ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर हो गई आपको? पक्की बात है, क्लियर हो गया? मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैंने आपको ये कहा कि अगर आप देखिए, वर्कर्स आर पेड 80% ऑफ द स्टैंडर्ड पीस रेट, 80% ऑफ द स्टैंडर्ड पीस रेट एंड 125% ऑफ द स्टैंडर्ड पीस रेट। अगर वो थोड़ा ज़्यादा काम, जैसे सोचो एक वर्कर ने, इमेजिन करो 100 पीस बनाने थे, एक ने 99 बनाए, एक ने 100 बनाए, तो पता है क्या होगा, इसे 99 यूनिट्स पे सिर्फ 14.4 के रेट से पेमेंट मिलेगी और इसे 100 यूनिट पे 22.5 के रेट से पेमेंट मिलेगी। अब ये सोचो इसकी पेमेंट कितनी कम होगी, इसकी पेमेंट कितनी ज़्यादा होगी। समझ गए आप मेरी बात? एब्सोल्युटली। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, आगे पढ़ते हैं। वो कहता है ईच वर्कर जो है वो 9 आवर्स पर डे काम करता है, मंडे टू फ्राइडे, एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। तो हर एक वर्कर, अगर आप ध्यान से देखो तो मंडे टू फ्राइडे हो गए 5 दिन, 5 दिन में आप 9 आवर्स काम करोगे यानी 45 आवर्स, और 4 आवर्स काम करोगे सैटरडे को, 4 आवर्स, यानी 49 आवर्स स्टैंडर्ड वर्किंग वीक है, इन अ वीक। ठीक है, 132 वर्कर्स हैं। क्वेश्चन के अंत में बताया है उन्होंने कि 4 वीक्स हैं एक महीने में, 4 वीक्स हैं एक महीने में, ना भी कहता तो भी हम इतना ही मानते। तो इंटू 4 वीक्स, तो टाइम पर मंथ कितना हुआ आप ये बताओ, 49 इंटू 4, यानी 196 आवर्स पर मंथ हो गया, पर वर्कर, ये एक वर्कर हो गया। तो यानी टोटल आवर्स कितने हो गए, 196 एक वर्कर हुआ, और ऐसे 132 वर्कर्स हैं हमारे पास, यानी 25872 आवर्स काम हो सकता है टोटल, है ना। हाउएवर द कटिंग एंड द फिनिशिंग मशीन, वो कहता है जी मशीन की वजह से हमारी प्रोडक्शन रुक जाती है, तो वो कहते हैं कि हमें टाइम वेज पे शिफ्ट कर दो। वर्कर कह रहे हैं जी हमें टाइम वेज पे शिफ्ट कर दो 65 रुपीज़ पर आवर, और हमें हादसे का प्रीमियम भी चाहिए 50% शेयरिंग ऑफ द, मतलब शेयरिंग चाहिए जब टाइम सेव्ड होगा। तो मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमें पीस रेट नहीं चाहिए, हमें टाइम वेज चाहिए, वो भी हादसे वाला चाहिए। ठीक है, अब वो कहता है कि 3 सिचुएशंस हैं जनवरी में, या तो हम कम प्रोडक्शन करेंगे, या तो हम मीडियम प्रोडक्शन करेंगे, या ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, फिर वो टेक्नोलॉजी वगैरह की बातें कर रहा है। अब वो कहता है जी कंप्यूट करिए टोटल वेज, एवरेज वेज इन ऑल 4 सिनेरियोज, वर्स्ट, ऑप्टिमल, टेक्नोलॉजी अपग्रेड केस। ठीक है जी, बेसिकली वो कहता है, और इसमें क्या बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड में पार्शियल ऑटोमेशन विच में इन्फ्लुएंस बोथ आउटपुट एंड द लेवल ऑफ वर्कर प्रोडक्टिविटी, उससे वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, करेंट पीस वेज सिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पीस रेट, और फिर वो कहता है कि हाल से वाले प्लान के अकॉर्डिंग भी करो। तो हमें इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करना है। चलिए देखो, ये 196 तक तो हम भी पहुंच गए थे। कैसे आया था ये 196 बताना, 49 इंटू 4 वीक्स के हेल्प से आया था, इंटू 3 यूनिट्स। देखो ये बात भी है कि यूनिट्स भी गिन सकते हैं। अगर ये हमारा मान लेते हैं कि पर वर्कर के आवर्स हैं, एक वर्कर के आवर्स हैं, और एक वर्कर के 3 यूनिट्स होते हैं एक आवर में, तो इतने यूनिट्स उसे पर मंथ बनाने चाहिए थे। ये हम पर मंथ की बात कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड 132 वर्कर्स हैं, तो 132 वर्कर मिलके कितने प्रोडक्शन करेंगे, 588 एक वर्कर की प्रोडक्शन है, 132 टोटल वर्कर्स हैं, तो टोटल इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। यानी अगर आप इससे कम प्रोडक्शन करते हो तो लेस देन 100% हो, इससे ज़्यादा करोगे अगर, जो भी हमारा था कितना 77,000, जब भी आप 77,000 से कम यूनिट करोगे तो लेस देन 100% हो गए। तो ऑब्वियसली अगर हमारी ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, अगर ये लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये भी लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट है,
तो इसकी एफिशिएंसी की परसेंटेज कम है इन दोनों की, इसकी ज़्यादा है। इसका मतलब इन दोनों को 14.4 का पीस रेट मिलेगा, इसे ज़्यादा वाला पीस रेट मिलेगा। तो टोटल वेज कैसे आ गई? जितने यूनिट्स आपने बनाए और जो पीस रेट आपको मिला, उन दोनों को इंटू करके आ गया। जितने यूनिट्स आपने बनाए, जितना पीस रेट आपको मिला, इन दोनों को इंटू करके आपकी टोटल वेज आ गई। जितने यूनिट्स आपने बनाए, जितनी वेज रेट आपको मिली, इन दोनों को इंटू करके आपकी टोटल वेजेस आ गई। और अगर डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स कर दो तो पर वर्कर भी आ जाएगा, क्योंकि उसने पर वर्कर पूछा है। उसने यही बात पूछी है आपसे कि भैया मुझे ये सारी कैलकुलेशन चाहिए पर वर्कर। ठीक है, अब ऐसे ही हाल से देख लेते हैं। हाल से के अकॉर्डिंग हमने एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी करी है। इतनी प्रोडक्शन करने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए थे? एक आवर में 3 यूनिट्स बनते हैं, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 3 यूनिट्स है पर आवर की, तो इन्हें डिवाइड बाय 3 कर दो। यानी अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आपको स्टैंडर्ड आवर्स पता लग जाएंगे। अब स्टैंडर्ड आवर्स पता है और आपको एक्चुअल वर्किंग आवर्स भी पता है, तो आपको पता लग गया कि यहाँ तो कोई टाइम सेव नहीं हुआ, यहाँ कोई टाइम सेव नहीं हुआ, यहाँ पे टाइम सेव हुआ है। यहाँ तो जितने आवर्स लगने चाहिए थे उससे ज़्यादा लगाए हैं आपने, यहाँ जितने आवर्स लगने चाहिए थे उससे ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि आप लेस देन 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहे थे। यहाँ पे आपने टाइम बचाया है, तो यहाँ पे आपने टाइम सेव किया है। तो अब ये आपकी टाइम वेजेस हो गई, और फिर 50% बोनस खाली इस केस में मिलेगा। यहाँ तो कोई बोनस नहीं मिला, यहाँ बोनस मिला हाल से का, तो ये टोटल वेजेस आ गई हाल से की। अब इन्हें भी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स कर लो, डिवाइड बाय 132 वर्कर कर लो, तो ये पर वर्कर की वेज आ जाएगी। ये कौन सी वेज आ जाएगी? ये आ जाएगी जी आपकी पर वर्कर की वेज। ये भी क्लियर हो गया आपको? बहुत ही बढ़िया। अब आगे पढ़ते हैं। अब वो कहता है कि भैया अच्छा, इसमें ना उसने बोला है कि वर्स्ट, ऑप्टिमल और बेस्ट निकालो। तो हमने वर्स्ट, ऑप्टिमल और बेस्ट निकाल दिया। फिर लेकिन वो ये कहता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड वाला केस भी करो, बट टेक्नोलॉजी अपग्रेड वाला केस ना हम कैसे करें? उसका डेटा ही नहीं दिया, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि कितने केस बने, कितने यूनिट बनेंगे टेक्नोलॉजी अपग्रेड में, बताया ही नहीं है उसने, तो इसलिए उसे नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इतना हटा देना चाहिए उसे। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। आर एक वर्कर है जिसने 900 टेबल्स बनाई हैं दिसंबर में, पिछले महीने। वो सेम टेबल बनाएगा जनवरी में, यानी जनवरी में भी 900 ही बनाएगा। तो बताओ उसकी करंट पीस रेट कितनी है और हाल से वाली वेजेस कितनी है, तो उसको और क्या उसे डिफरेंस कितना आ रहा है उसकी अर्निंग में। तो ठीक है जी, देखो अगर आपका नाम है मिस्टर आर, ठीक है, मिस्टर आर ने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हर वर्कर की है 588, ठीक है ना, लेकिन मिस्टर आर ने प्रोडक्शन करी है 900, तो वो 100% एफिशिएंसी से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन 100% एफिशिएंसी काम कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें पर पीस का 22.5 मिलेगा। ये कैसे डिसाइड हुआ था? ये डिसाइड हुआ था 18 + 25% करके, है ना, पहले ही डिसाइड हो चुका है। तो जितने भी यूनिट बनाए सब पे हायर रेट आपको मिलेगा, तो इसका मतलब आपकी वेजेस अच्छी खासी बनेगी। पर अगर आप हाल से प्लान में आ जाओ, अगर आप हाल से प्लान में आ जाओगे तो आपने 900 यूनिट बनाए हैं, 900 यूनिट बनाने के लिए कितनी देर लगनी चाहिए थी? 300 आवर्स लगने चाहिए थे, आपने लिए होंगे 196, क्योंकि हर वर्कर ने 196 आवर्स काम किया है। तो इसका मतलब आपकी ये टाइम वेज हो गई, ये बोनस वेज हो गई, तो टोटल वेज हो गई इतनी। यानी आपको पुराने वाले सिस्टम में ज़्यादा वेज मिलती थी, अब वाले सिस्टम में कम वेज मिलती है, तो आपको लॉस हो गया है। इसका मतलब हाल से सिस्टम आने से आपको लॉस हो गया। यानी जो वर्कर फास्ट काम करते हैं उन्हें हाल से आने पर नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जब तक पीस रेट था तब तक उन्हें 22.5 रुपीज़ मिल रहा था पर यूनिट, 18 की जगह 22.5 मिल रहा था। लेकिन हाल से आने के बाद उनको टाइम के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, टाइम के हिसाब से बोनस मिल रहा है, इसलिए उनका बेनिफिट अब कम हो गया है पहले से, अब उन्हें फ़ायदा कम हो रहा है इस केस में। समझ आ गई जी आपको बात? कूल। और आगे देखते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको दिक्कत आएगी। सेम क्वेश्चन हमारे पास बुक में है, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें बस ये डे कैलकुलेशन अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ी सी करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे। वो कहता है कि प्लांट 8 आवर्स के लिए यूज़ होता है रोज़, सैटरडेज हाफ डे होते हैं, 15 छुट्टी हुई हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम ये देखें 52 तो संडे हैं और 15 हॉलीडे हैं, तो ये 67 डेज तो वैसे ही छुट्टी हो गई। इनमें से 3 सैटरडेज भी थे जिनमें छुट्टी हो गई, तो सैटरडे कितने होंगे? 52,
52 सैटरडेज होते होंगे, है ना? अब 52 सैटरडे, उनमें से 3 तो छुट्टी में चले गए, तो 49 सैटरडेज काम हुआ है। और सैटरडे को काम होता है हाफ डे, यानी 4 घंटे। बाकी दिन काम होता है 8 आवर्स, बाकी दिन काम होता है 8 आवर्स, है ना? तो अगर हम डेज़ की कैलकुलेशन देख लें, इधर मैं खाली डेज़ की कैलकुलेशन समझा देता हूँ। देखो, ऑफ कितने दिन था? संडे 52, छुट्टी हुई 15 दिन, और हाफ वर्किंग डेज थे, सैटरडेज थे 52, लेकिन उसमें से 3 सैटरडे तो छुट्टी थी, तो 49 सैटरडेज को काम हुआ। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फुल वर्किंग डेज कितने हैं? फुल वर्किंग डेज हुए, अगर आप सोचो 365 में से, आप ऐसे सोचो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 365 में से 67 डेज तो 0 आवर्स काम हुआ, 49 डेज तो 4 आवर्स काम हुआ, क्योंकि ये तो छुट्टी थी ना 67 डेज तो। और जो बचे हुए फिगर कितना हुआ? देखो, 365 माइनस 49 माइनस 67, तो ये जो 249 डेज काम हुआ, ये 8 आवर्स काम हुआ होगा, यानी ये 1992 आवर्स काम हुआ। और ये 49 इंटू 4, यानी ये 196 आवर्स काम हुआ। यानी हमारे हिसाब से 2188 आवर्स काम हुआ होगा, होना चाहिए था। मतलब इतनी देर फैक्ट्री खुली है, इतनी देर फैक्ट्री खुली थी, ठीक है? यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको? लेकिन हुआ क्या? अब वो कहता है मशीन्स ने काम किया खाली 92% कैपेसिटी पे, यानी 8% तो कैपेसिटी ही कम हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये हमारे पास 2188 आवर्स पॉसिबल थे, इसमें से कैपेसिटी लॉस था 8% का। तो हमारे हिसाब से 2188 इंटू 92% काम हुआ, यानी 2012.96। अब उसमें से फिर वो बोलता है कि 3% ब्रेक डाउन भी हो जाता है। बेटा जितनी देर मशीन चलेगी उसी में तो ब्रेक डाउन होगा ना, छुट्टी वाले दिन थोड़ा ना ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन तो मशीन के चलते हुए होता है, तो 3% और इसमें से ब्रेक डाउन कर दो, तो यानी इसी फिगर में से 3% और माइनस कर दो, तो ये बचेगा 1952.57, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1953। इतने आवर्स काम हुआ होगा। ये अब समझ आ गया आपको 1953 आवर्स कैसे आए? बाकी क्वेश्चन आसान है, बाकी मुझे उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद से हैंडल कर लोगे इजीली। ठीक है जी, बोलिए कर लेंगे। मेरा मेन काम था एमसीक्यू पढ़ाना, वो मैंने डिस्कस कर लिए। मैं देख लेता हूँ मुझे कोई और पॉइंट ऐसा दिखता है जिसमें मुझे लगता है कि आप स्लिप कर सकते हो, तो मैं आपके साथ, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एबीसी का, इसमें कुछ भी मेरे बताने वाली बात नहीं है। कॉस्ट शीट, ये सेम क्वेश्चन हमारे पास बुक में है, बड़ा वाला, सबसे बड़े वाले क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें देखना है आपने। ठीक है जी। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, जब हम कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करते हैं तो हम इंटरेस्ट को कॉस्ट में कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हम ये जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं हम ओवरहेड का, तो ओवरहेड के क्वेश्चन में जैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मशीन के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इसे इग्नोर करेंगे। इसे इग्नोर करने के लिए कहा है, इस आरटीपी में भी इग्नोर करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट शीट वाला इंटरेस्ट नहीं है, खाली कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट आता है, बाकी जगह नहीं आता, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन ईजी है, वैसे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है नहीं, अगर होता तो हम कंसीडर कर लेते। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है, जिसमें कि वेस्टेज होती है। वेस्टेज का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लो कि हम कोई स्कैन कर रहे हैं और वो स्कैन ख़राब हो जाए, तो उसकी कीमत कैसे निकालते हैं, मैं बस वो आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आप कोई भी आपने कॉस्ट निकाली, मानो स्कैन करने की आपने कॉस्ट निकाली, टोटल मिला के ये वेरिएबल कॉस्ट आई एक स्कैन की, लेकिन वो कहता है कि ये स्कैन 90% ही ठीक आते हैं, तो यानी 10% ख़राब आते हैं। इसका मतलब, पहले सोचो, इसका मतलब जब हम 100 बार स्कैन करेंगे तो उसमें 90 बार ही गुड स्कैन्स आएंगे। तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट अगर हम 100 बार खर्च करेंगे तो 90 से ही 90 कस्टमर से ही पैसे ले पाएंगे, क्योंकि गुड स्कैन्स 90 आएंगे, ये मतलब होता है इसका। तो बट उसे बुक में कैसे किए करते हैं ये लोग, वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड बाय 0.9 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 100% एफिशिएंसी में से अगर 10% खराब स्कैन आ रहे हैं तो 90% करेक्ट स्कैन आ रहे हैं, तो 90% मतलब 0.9, तो ये वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड बाय 0.9 करके उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। बेसिकली ये कहना चाहते हैं
कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट 10 स्कैन की 100 स्कैन की है उसे डिवाइड बाय 90 स्कैन से करो, ताकि खाली 90 स्कैन्स रिकवर करेंगे 100 स्कैन्स की कॉस्ट। ये कहा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। इसमें दो जगह पहले बोलता है कि 10% हमारे स्कैन खराब हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, और फिर बाद में एक नई मशीन में 6% स्कैन खराब हो जाते हैं। तो जब आप इसका आंसर देखेंगे ना, मैं सिर्फ आंसर का एक वो पार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे आपने बोला कि भाई हमारे स्कैन में वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, प्लेट्स लगेंगी, फिक्स कॉस्ट लगेगी, ये जो भी हमारा टोटल खर्चा लगेगा। तो ये जो भी हमारा टोटल खर्चा लगेगा, ये तो एक स्कैन का हुआ। बट ये तो क्या वो स्कैन सही होगा? ज़रूरी तो नहीं है। 100 में से 10 स्कैन खराब भी आएँगे। तो इसलिए इस कॉस्ट को डिवाइड बाय 0.9 किया है। इसका मतलब क्या है? इसको अंडरस्टैंड करो कि ये एक स्कैन की कॉस्ट है। तो इसे 100 स्कैन्स अगर हम करेंगे तो उनमें से 90 से ही कस्टमर से पैसे ले पाएँगे। इसीलिए ये पर स्कैन की कॉस्ट आ गई। सैटिस्फैक्टरी स्कैन की कॉस्ट आ गई, ठीक है ना? फिर हम एक और मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, आपको ये पता है ना, जब भी हम कोई नई मशीन लाने की बात करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल खर्चे कंसीडर करते हैं, फिक्स को कंपेयर नहीं करते, क्योंकि फिक्स तो पहले भी हो रहा था, अभी भी होगा। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, XR1 मशीन को और XR50 मशीन को, तो खाली वेरिएबल कॉस्ट पर गुड स्कैन देखेंगे, पर सैटिस्फैक्टरी स्कैन। मतलब वेरिएबल कॉस्ट एक स्कैन की है 140, पर उसमें से 90% ही ठीक आते हैं, तो गुड स्कैन की कॉस्ट आ गई इतनी। ऐसी XR50 पे भी जो कॉस्ट आएगी वेरिएबल कॉस्ट, उसे डिवाइड बाय 0.94 कर देना। क्यों? क्योंकि उसकी रिजेक्शन रेट 6% है। नई वाली मशीन की रिजेक्शन रेट 6% है। इसका मतलब जो 112.60 कॉस्ट है, अगर वो 100 स्कैन्स की कॉस्ट है, तो 94 स्कैन उसमें से गुड निकलेंगे। इसका ये मतलब है। इसका मतलब उसमें 94 स्कैन, तभी उसे 0.94 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए आप मेरी बात? बाकी मुझे लगता है ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी, मतलब इस पूरे पेपर में ऐसा और कुछ नहीं है आरटीपी में जो कि आपको डिस्कशन करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन में आप कहेंगे तो मैं टेबल बनवा देता हूँ आपको। जिम वाला क्वेश्चन है। कई बच्चे जिम वाला क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान होते हैं। जब भी कोई ऐसा नया क्वेश्चन आएगा तो सबसे आसान होगा। क्यों? आपको एक सिंपल सा काम करना है, ये सारे खर्चे ऐड कर दो, सारे के सारे खर्चे ऐड कर दो। देखो, आपने क्या किया, ये सारे के सारे खर्चे ऐड कर दिए। देखो, एनुअल कर दिए सारे के सारे। जैसे ये रेंट पर मंथ था, अब देखो इसमें क्या करना होगा, ये पर मंथ है तो इंटू 12 कर दो। जिम की इक्विपमेंट 5 साल चलेगी, तो इस इक्विपमेंट को डिवाइड बाय 5 कर दो, ताकि एनुअल आ जाए, है ना? हम सब कुछ पर एनम निकालना चाहते हैं। लाइसेंस प्लेट हर 6 मंथ्स में रिन्यू होगी, तो इंटू 2 कर दो, ताकि ये भी एनुअल आ जाए। ये तो ऑलरेडी पर एनम है, ये तो ऑलरेडी पर एनम है। ये इंटू क्वार्टर है तो इंटू 4 कर दो, ये भी पर एनम बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी पर एनम है। ये तो पर मंथ है तो इंटू 12 कर दो, ये पर एनम है, तो ये बढ़िया बात है। ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, देखो अप्रैल से जुलाई में ज़्यादा हो सकता है एसी चलाने पड़ते होंगे, बाकी महीनों में एसी नहीं चलता तो बिजली कम खर्च होती है। तो इसे इस तरीके से निकाल लो कि अप्रैल टू जुलाई 25 दिन जिम खुलेगा, 16 आवर्स के लिए जिम खुलेगा, 4 मंथ्स हैं अप्रैल टू जुलाई, और हर आवर में 60 यूनिट्स खर्च होंगे, और हर एक यूनिट 14 रुपीज़ का है, तो ये बिजली का बिल आएगा। फिर ऐसे ही अगस्त टू मार्च में ये बिजली का बिल आएगा। अब हमने ये सारे के सारे खर्चे टोटल कर लिए, ठीक है? क्वेश्चन कहता है कि जी हमें प्रॉफिट भी कमाना है। कितना? 25% ऑन मेंबरशिप फीस, यानी हमें 25% कमाना है, यानी 25% ऑन सेल कमाना है, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट कमाना है। तो इस कॉस्ट पे 1/3 कमाना है। तो ये हमारे को टोटल मेंबरशिप चार्ज करनी है कस्टमर अपने क्लाइंट से। जो हमारे जिम में लोग आ रहे हैं, उनसे हम इतने पैसे चार्ज करना चाहते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अगर हम इतने पैसे चार्ज करना चाह रहे हैं, अब पढ़ो। वो कहता है हमारे यहाँ 3 तरीके, जैसे याद है हमने स्कूल वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि कुछ बच्चे पास से आते हैं, कुछ बच्चे दूर से आते हैं, है ना? तो वैसे ही है कि हमारे पास 3 तरीके के क्लाइंट आते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज़। ये सुबह-सुबह सबसे जल्दी आते हैं, सिल्वर वाले दोपहर के समय आते हैं, नहीं रात के समय आते हैं, और ब्रॉन्ज़ वाले पूरे दिन में कभी भी आते हैं। ये ऑक्यूपेंसी 200 लोग 200 लोग आ सकते हैं हमारे जिम में। तो इसका मतलब ये वाले लोग सुबह 200 में से 100 पूरे के पूरे भरे रहते हैं। यहाँ पे 200 में से सिर्फ 70% लोग भरे रहते हैं, यहाँ पे 200 में से सिर्फ आधे ही लोग भरे रहते हैं। तो ये तो नंबर ऑफ पर्सन आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि ये मंथ्स अलग-अलग हैं। अब इस क्वेश्चन में नई बात क्या करनी है, अगर आप मेरी तरह टेबल बनाते हो, जैसे अगर आप मेरी तरह वाला टेबल बनाते हो, तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि मैं टेबल कैसे बनाता हूँ। ज़रा क्विक स्पीड में देख लेना। देखो, मैं कुछ इस तरीके से आपको टेबल बनाता हूँ कि भाई हम दिखाएँगे कि कैटेगरी क्या है जिम के मेंबर की, है ना? हम तो ये कहेंगे कैटेगरी क्या है।
फिर हम बोल देंगे उसकी फ़ीस क्या है पर मंथ की। बोलिए बात समझ आती है आपको मैंने क्या कहा? और फिर फ़ीस कलेक्शन कितनी है? अब देखिए ज़रा, पहले कैटेगरी लिख दो, फिर फ़ीस लिख दो पर मंथ वाली। हमारे पास 3 कैटेगरी के जो बॉडी बिल्डर आते हैं वो 3 तरीके के आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज़ वाले। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज़ वाले, है ना? अब वो क्या बोलता है, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो। वो कहता है कि द फ़ी फॉर गोल्ड मेंबर इज़ टू बी फिक्स्ड एट 1.5 टाइम्स ऑफ सिल्वर, यानी जो भी सिल्वर की फ़ीस होगी, गोल्ड की उससे 1.5x होगी। एंड दैट ऑफ द सिल्वर मेंबर्स आर एज़ ट्वाइस दैट ऑफ द ब्रोंज़ मेंबर। अच्छा, ब्रोंज़ सबसे सस्ता है, तो यानी इसका मतलब है थोड़ा-सा बदलाव करना पड़ेगा। ब्रोंज़ सबसे सस्ता है, ब्रोंज़ से डबल है सिल्वर की फ़ीस और सिल्वर से 1.5 गुना है। सिल्वर से 1.5 गुना यानी 2x इंटू 1.5 यानी 3x जितनी फ़ीस है गोल्ड की। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी इनकी फ़ीस है 3 गुना, इनकी फ़ीस है 2 गुना, इनकी फ़ीस है 1 गुना। अब देखो कितनी-कितनी फ़ीस मिलेगी हमें। यहाँ पे 100% गोल्ड भरा रहता है, अप्रैल टू जुलाई। और फिर ये अगस्त टू मार्च, ठीक है? देखो, यहाँ पे 100% लोग भरे रहते हैं, यहाँ 80% लोग भरे रहते हैं। तो यहाँ 200 में से 100% लोग भरे रहते हैं, यहाँ पे 200 में से 80% लोग भरे रहते हैं। और ये लोग हमें 3x फ़ीस देते हैं 1 महीने की, और ऐसे 4 महीने हैं। ये हमें 3x फ़ीस देते हैं और ऐसे 8 महीने हैं। इसका एक बार टोटल कर दो। यहाँ पे 200 में से कितने लोग भरे रहते हैं बेटे? 70% और 50%। यहाँ 70% लोग भरे रहते हैं और यहाँ पे 50% लोग भरे रहते हैं। ये हमें 2x जितनी फ़ीस देते हैं 4 महीने के लिए। ये हमें 2x जितनी फ़ीस देते हैं 8 मंथ्स के लिए। यहाँ पे 50% और 30%। यहाँ पे हमारा जिम 50% भरा रहता है, यहाँ पे हमारा जिम 30% भरा रहता है। ये हमें x जितनी फ़ीस देते हैं वो भी 4 मंथ्स के लिए, और ये हमें x जितनी फ़ीस देते हैं 8 मंथ्स के लिए। तो अब इनका टोटल निकाल लो, जितना इनका टोटल आएगा वो टोटल हमें अपनी कलेक्शन के बराबर चाहिए। 98,40,000 के बराबर चाहिए इसको, जो यहाँ आएगा। उससे आपको सीधा पर मंथ की फ़ीस पता लग जाएगी, x पता लग जाएगा ब्रोंज़ का। यानी उससे आपको सीधा-सीधा ब्रोंज़ की फ़ीस पता लग जाएगी कि ब्रोंज़ की हमें फ़ीस कितनी चार्ज करनी चाहिए, जो कि वैसे कितनी आ रही है। जो अगर हम टाइप ऑफ फ़ीस देखें, उसने ना इक्विवेलेंट के हिसाब से किया हुआ है। वो अपने हिसाब से कर रहा है कि इक्विवेलेंट कितनी-कितनी चाहिए आपको। यहाँ पे देखो, तो आएगी 3000, 2000 और 1000 आएगी। ये आएगा आपका आंसर, 1000 आना चाहिए। 1000 फ़ीस आनी चाहिए आपकी इधर। ठीक है जी, बोलिए समझे? तो यहाँ पे जो टोटल आ जाना चाहिए वो 9840x आ जाना चाहिए सॉल्व करके। तो इसे डिवाइड कर लो तो 1000 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। सो ब्रोंज़ की फ़ीस कितनी आ जाएगी? 1000 रुपीज़ पर मंथ। ऐसे ही सिल्वर की कितनी आ जाएगी? 2000 रुपीज़ पर मंथ। और गोल्ड की कितनी आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी 3000 रुपीज़ पर मंथ। बस यही हमें करके दिखाना था। ये वैसे ही टेबल मैंने बना दिया जैसे मैं क्लास में बनवाता हूँ, ठीक है ना? वो मैं इक्विवेलेंट की जगह इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैंने वो करके आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप अच्छे से पढ़ें बेटा, बढ़िया तरीके से पढ़ें, इस आरटीपी को भरपूर प्रयोग करें। मुझे लगेगा मुझे कुछ और चीज़ आपको रिकॉर्ड करके देनी चाहिए, मैं ज़रूर इसी चैनल पे डाल दूँगा। बने रहें हमारे साथ, और अपने दोस्तों को, जूनियर्स को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि हमारा जुलाई में नया लाइव बैच आ रहा है कॉस्टिंग और एफएम का। तो आपके जो जूनियर्स हैं, आपके छोटे भाई-बहन हैं, जिन्होंने भी पढ़ना हो, आप उन्हें ज़रूर गाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू वेरी सून। आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। इसके बाद हम सीधा सीए फाइनल में मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों से जल्दी मिलेंगे सीए फाइनल एएफएम में, ठीक है ना? टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।